एक आहट होती है एक खास मेहमान के आने की, एक ऐसे देश में जहां हर पल बमबारी का खतरा बना रहता है। जब मेहमान का नाम पता चलता है तब पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। बताएंगे ये हंगामा कहां और क्यों बरपा। एक देश में चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को ठेंगा दिखा दिया है। राष्ट्रपति ने कहा मिलने आओ, बात करनी है। चुनाव आयोग बोला हमारा मन नहीं, हम नहीं मिलेंगे। तो आज के शो में हम जानेंगे चुपके से यूक्रेन के दौरे पर क्यों पहुंचे जो बाइडेन, और पाकिस्तान में राष्ट्रपति और चुनाव आयोग के बीच किस बात पर झगड़ा हुआ। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। दुनिया भर में राजनेताओं का एक से दूसरे देश में आना जाना एक सतत और सहज प्रक्रिया है। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का अभिन्न हिस्सा भी है, लेकिन कभी कभी ये दौरे वैश्विक राजनीति की दशा और दिशा बदलने की काबिलियत रखते हैं। जैसे 2018 में नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की साउथ कोरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति मून जे-इन से हुई मुलाकात, जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक नवाज शरीफ के पारिवारिक समारोह में हिस्सा लेने पाकिस्तान पहुंच जाना, या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का चुपके चुपके यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हो जाना, वो भी उस समय पर जब रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने में गिनती के दिन बचे हुए हैं। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था। तब से दोनों देश लड़े जा रहे हैं बिना किसी नतीजे की परवाह किए। अब तो युद्ध हताहतों और नुकसान के आंकड़ों तक सीमित रह गया है, लेकिन 20 फरवरी को जो कुछ हुआ उसने युद्ध का ताप अचानक से बढ़ा दिया है। 20 फरवरी को क्या क्या हुआ? उस रोज चीन के टॉप डिप्लोमैट वांग यी मॉस्को पहुंचे। उनका दौरा 2 बड़ी अपडेट्स के बीच हो रहा है। पहली, चीन पर आरोप हैं कि वो रूस को खतरनाक हथियार देने पर विचार कर रहा है। दूसरी अपडेट, वांग यी और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच म्यूनिख में हुई मुलाकात। इस मीटिंग में ब्लिंकन ने वांग यी को चेतावनी दी, कहा कि अगर रूस को हथियार दिए तो चीन के लिए बुरा होगा। इस सबके बीच 20 फरवरी की सुबह एक और बड़ा धमाका हुआ। यूक्रेन में खबर चलने लगी कि एक खास मेहमान कीव आने वाला है। अचानक से कीव की सड़कों पर हलचल बढ़ गई। हर तरफ सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती होने लगी। सिटी सेंटर की तरफ जाने वाली सड़कों को बंद किया जाने लगा। कुछ जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई। कहा गया कि एक काफिला गुजरने वाला है, शांति बनाए रखिए। आशंकाओं और संभावनाओं के बीच काफी देर तक हलचल मची रही। फिर सोशल मीडिया पर छिटपुट वीडियोस नजर आए। पता ये चला कि जो बाइडेन कीव पहुंच चुके हैं। उसके बारे में पहले से बहुत कम लोगों को पता था। कीव का दौरा बाइडेन के शेड्यूल में था ही नहीं। वो 18 फरवरी को एक फैमिली डिनर के बाद वॉशिंगटन से निकल गए थे। उन्हें इस हफ्ते पोलैंड की राजधानी वॉर्सा पहुंचना है। वहां वो पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मुलाकात करने वाले हैं। पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगती है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि बाइडेन कीव जा सकते हैं, लेकिन बाइडेन की टीम ने इस संभावना से इनकार कर दिया था। इसलिए जब उनके कीव पहुंचने की खबर आई, पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा हो गया। यूरोप के दिग्गज नेताओं का कीव जाना कोई नई घटना नहीं है। हाल ही में यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कीव पहुंचे थे। उससे पहले भी ईयू देशों के कई बड़े नेता ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का चुपके से पहुंचना बड़ी घटना है। इसे इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये बाइडेन का पहला यूक्रेन दौरा था और वहां पहुंचने के लिए उन्होंने ट्रेन का सहारा लिया। उनके पूरे टूर को अंतिम समय तक सीक्रेट रखा गया। बाइडेन उस रोज यूक्रेन पहुंचे जिस रोज यूक्रेन यूरो मैदान प्रोटेस्ट में मारे गए लोगों की 9वीं बरसी मना रहा है। ये प्रोटेस्ट रूस समर्थित राष्ट्रपति के खिलाफ 2014 में हुआ था। बाइडेन स्मारक पर श्रद्धांजलि देने भी गए। इसे एक बड़े संकेत की तरह देखा जा रहा है। बाइडेन ने यूक्रेन पहुंचने पर मदद का ऐलान भी किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Together, we've committed nearly 700 tanks and thousands of armored vehicles, 1,000 artillery systems, more than 2 million rounds of artillery ammunition, more than 50 advanced launch rocket systems, anti-ship and air defense systems, all defend Ukraine, and that doesn't count the other $500 million we're announcing with you today and tomorrow. That's going to be coming your way. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने बाइडेन को कीव आने के लिए शुक्रिया कहा। सुनिए।
and Ukraine is grateful to you, Mr. President, to all the U.S. citizens, to all those who cherish freedom just as we cherish them. Glory to our warriors, glory to our allies, and glory to Ukraine. Over 60 other countries will be submitting for the consideration of the UN General Assembly of the draft resolution on supporting peace in Ukraine. And on the eve of the 24th of February, we believe that the approval of this resolution would be a very significant evidence to the fact that the terrorist state would never break a civilized country. इस दौरे को जितना भी सीक्रेट और साधारण रखने की कोशिश की गई हो, इसके निहितार्थ कई गुना ज्यादा हैं। इसको समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। हमने सवाल पूछा कि बाइडेन के इस दौरे को किस तरह देखा जाना चाहिए। ये दौरा जो है ये बिल्कुल ही एक सरप्राइज के तरीके से आया है अभी, क्योंकि देखिए बाइडेन को जाना था ईस्ट यूरोप और उनको पोलैंड जाना था, इसके बारे में जरूर इंफॉर्मेशन थी। और वैसे भी इस वक्त अभी 17 फरवरी से 19 फरवरी तक म्यूनिक में जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, एनुअल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, तो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अभी भी कंक्लूड हुई है। वहां पे भी तमाम केवल इसी बात पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है कि यूक्रेन की जो वॉर है जिसका 1 साल अब पूरा हो रहा है, उसमें एग्जैक्टली वेस्टर्न जो एलाइज हैं उनके सपोर्ट का नेचर अब क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो किन चीजों पर उनको फोकस करना है एक्सेट्रा, उस पर काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है और बहुत सारे पहलू निकल कर आए हैं। तो बाइडेन को पोलैंड जरूर जाना था, लेकिन यूक्रेन में और वो भी कीव में जाना अपने आप में मैं कहूंगी कि काफी रिस्की भी है, क्योंकि काफी आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से हेवी आर्टिलरी का बराज हो रहा है वहां पे रशिया के द्वारा एरियल रूट से, तो इसके वजह से इट्स वेरी रिस्की। और वहां पे जाना मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक तरीके का सॉलिडारिटी का प्रदर्शन है यूक्रेन के साथ, और ये कहीं ना कहीं हमें ये भी दिखाता है कि वेस्ट और यूक्रेन के हिसाब से शायद चीजें ज्यादा कंट्रोल में हैं, जितना हमें दिखता है उससे ज्यादा उनके कंट्रोल में है। तो ये जो वॉर है और आने वाला ये जो साल है इसका, ये कई मायनों में शायद काफी निर्णायक साबित हो। बाइडेन का दौरा चीन पर आ रही रिपोर्ट्स के बीच हुआ है। क्या बाइडेन ने रूस और चीन को एक साथ संदेश देने की कोशिश की है? बाइडेन के दौरे को इस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मैंने कहा कि कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये यूक्रेन में वॉर चल रही है और 1 साल पूरा हो रहा है अभी। 24 फरवरी को ऑफिशियली इस पर्टिकुलर जिसको रशिया ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा था, इसका 1 साल पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका एक मेजर कॉन्टेक्स्ट है। अब जो चाइना का जो रोल आया, जो एंटनी ब्लिंकन के स्टेटमेंट को आप रेफर कर रहे हैं, क्योंकि चाइना का रोल भी काफी इसमें डूबियस रहा है, इसको मैंने भी काफी एनालाइज किया है। और देखिए चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि चाइना को सेकेंडरी सैंक्शंस का सामना करना पड़े, क्योंकि रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी फाइनेंसिंग में, वेपन्स भेजने में चाइना ने एक तरह की रेड लाइन का पालन किया है। लेकिन अब जो ये एंटनी ब्लिंकन का स्टेटमेंट है कि चाइना, ऐसा लग रहा है कि चाइना वेपन्स भेज सकता है रशिया को, तो इस तरह की जो चीज है ये जाहिर है कि वेस्ट के लिए बहुत डिस्टेबलाइजिंग है। और ऐसे में आप कहीं ना कहीं आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस तरह की डिस्टेबलाइजिंग से जो एक एंजाइटी निकल कर आती है वेस्टर्न अलायंस में, उसको कहीं तक शायद एक विराम देने के लिए आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि जो बाइडेन का और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का जो इस वक्त डाउनटाउन कीव में जाना और स्ट्रीट्स में वॉक करते हुए, मतलब इस तरह की सॉलिडारिटी का शो करना, ये कहीं ना कहीं इसका एक बहुत मैं कहूंगी कि एक बड़ा क्लियर पॉलिटिकल सिग्नलिंग है, मैसेजिंग है और बड़ा क्लियर है ये। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बट ये हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न एलाइज की सॉलिडारिटी और स्पेशली यूक्रेन के मनोबल के लिए इस समय शायद बहुत कारगर साबित होगा। बाइडेन के इस दौरे पर रूस की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? मैंने आपसे कहा कि ये पूरी तरह से सीक्रेट इसको रखा गया था कि बाइडेन खुद वहां पे जाएंगे, तो इस पे अभी मेरा ख्याल है कुछ देर में आएंगे, अगर कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे भी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये सोनल के जो वॉर है, ये क्लियरली इस वक्त रशिया की जो सिचुएशन है वो कई तरह से बहुत वल्नरेबल है, इसमें डाउट नहीं है। जहां तक कि मेरी समझ है, इस वक्त ये वॉर जो है वो एम्यूनिशंस के ऊपर है। देखिए लंबी चल रही है वॉर और हेवी आर्टिलरी का इस्तेमाल हो रहा है, तो म्यूनिशंस की सप्लाई बहुत क्रूशल है। और वेस्ट के पॉइंट पे भी अगर आप देखें तो उनको और नेटो को काफी ज्यादा रैंप अप करना पड़ेगा अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल जो कैपेबिलिटीज है उसको।
तो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज को रैंप अप वो इतनी जल्दी कैसे करेंगे? बहुत कुछ वो कर भी रहे हैं इजराइल से, साउथ कोरिया में जो वेपन्स, जो म्यूनिशन का स्टॉक है यूएस का, जो स्टोर्ड स्टॉक रहता है, उसको टैप किया है उन्होंने, डिफेंस का प्रोडक्शन बढ़ाया है बहुत ज्यादा। लेकिन ये सब चीजें काफी नहीं है, क्योंकि जिस गति से जो रेट ऑफ कंजम्पशन है यूक्रेन वॉर का एवरी सिंगल डे का, वो रेट ऑफ प्रोडक्शन से काफी ज्यादा है। तो वेस्टर्न एलाइज के लिए कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज है, और इसके लिए यूरोपियंस को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। केवल यूएस के सपोर्ट से ये बात नहीं बनेगी, ये पहली चीज हो गई। लेकिन रूस की जहां तक आप बात करें, रूस की सिचुएशन वाकई खराब है, क्योंकि एक तो पहली बात, उनका कॉन्स्क्रिप्ट्स आर्मी को जिस तरह से वो भेज रहे हैं, उससे वहां पे उनका डेथ टोल भी काफी बढ़ गया है। और जो जिस मेजर स्प्रिंग ऑफेंसिव की बात करी जाती है, कई कुछ लोग कह रहे हैं कि वो स्प्रिंग ऑफेंसिव ऑलरेडी शुरू हो गया है, टाइम के पहले शुरू हो गया है। लेकिन बजाय वो टाइम के पहले शुरू हो या बाद में शुरू हो, बात यहाँ पर यह है कि रशिया के पास भी बहुत मुश्किल है इनको प्रोड्यूस करना, क्योंकि बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। अब रशिया जो है वो काफी ओपेक सिस्टम है रशिया का, वहां से क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं चलती। तो मैं जरूर इस पे आई विल से एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड विद अ कॉशन। लेकिन फिर भी मेरी समझ में इस समय दोनों साइड्स के ऊपर जो प्रॉब्लम है और चैलेंज है, वो म्यूनिशन को सप्लाई करने का है, और सिचुएशन बहुत ज्यादा रूस के फेवर में नहीं है। लेकिन ये जो सिचुएशन है, इसमें एक आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है अगर चाइना, अगर एंटनी ब्लिंकन का जो ये कथन था, अगर उसमें कुछ भी सत्यता है, तो इसमें काफी परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि चाइना के पास ऐसी बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं जिससे वो रशिया को एक डिसाइसिव तरीके से मदद कर सकता है। मेरे हिसाब से चाइना ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो चाइनीज जो स्टेटमेंट्स थे, अगर आप वो भी सुने, तो आप इस चीज को एनालाइज करेंगे कि ये चाइना के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली फिर वेस्ट को अपने जिसको मैं कह रही थी कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसको काफी तेजी से उनको रैंप अप करना पड़ेगा। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ रेस अगेंस्ट टाइम। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। बाइडेन के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं, चलते हैं पाकिस्तान और संकट का बहुत पुराना याराना रहा है, चाहे संकट आर्थिक हो, सैन्य हो या राजनीतिक। ये पाकिस्तान की बुनियाद में दर्ज है। इसका एक उदाहरण सिविलियन सरकार के पुराने रिकॉर्ड से रहा है। पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी चुनी हुई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। दूसरा उदाहरण संविधान का है। पाकिस्तान का पहला संविधान 1956 में बना। तब तक देश में 3 गवर्नर जनरल और 4 प्रधानमंत्री बदल चुके थे। पहला संविधान लागू होने के 2 बरस बाद ही रद्दी की टोकरी में फेंका जा चुका था। दूसरा संविधान 1962 में बनाया गया, ये भी बहुत दिनों तक नहीं चला। तीसरा संविधान 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनवाया था। उन्होंने इसमें 7 बार संशोधन किया, फिर उनकी कुर्सी चली गई। इसके बाद मिलिट्री रूल की वापसी हुई। भुट्टो ने संविधान में तमाम इंतजाम करके सेना और सरकार को अलग अलग रखने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद ही अपने खेल में शिकार हो गए। इस घटना ने एक बात तो साबित कर दी थी कि पाकिस्तान में सेना का दर्जा संविधान और चुनी हुई सरकार से हमेशा ऊपर रहेगा। इसकी निर्णायक झलक जनरल जिया ने दिखला दी थी। और जब 1999 में परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बाहर का रास्ता दिखाया, उन्होंने सेना की प्रभुसत्ता पर मुहर लगा दी। मुशर्रफ ने यहां तक कहा कि संविधान कागज का एक टुकड़ा भर है जिसे कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकाल में इसका बखूबी पालन भी किया। भारत के खिलाफ आतंकियों को बढ़ावा देने से लेकर कबायली नेताओं की हत्या और चीफ जस्टिस की गिरफ्तारी तक मुशर्रफ अपनी चाल चलते रहे। अगस्त 2008 में वो पाकिस्तान छोड़कर भाग गए। उस समय तक सिविलियन सरकार की वापसी हो चुकी थी। हालांकि मुशर्रफ ने ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दिया था जिसमें सेना के सपोर्ट के बिना किसी भी प्रधानमंत्री का कुर्सी पर बने रहना नामुमकिन था। जिसने इसको कम करके आंकने की कोशिश की, उनका हश्र नवाज शरीफ या फिर इमरान खान जैसा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता इमरान खान इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। 2018 में वो सेना के सपोर्ट से सरकार में आए थे। अक्टूबर 2021 में ISI चीफ की नियुक्ति को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ, फिर सेना ने हाथ खींच लिया। नतीजा अप्रैल 2022 तक इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए जाने वाले पहले पाक PM बन चुके थे। बकौल इमरान उन्हें सत्ता से हटाने के पीछे तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे। इमरान ने बाद में आरोप लगाया कि उनकी सरकार की चाबी असल में जनरल बाजवा के पास थी, वो तो बस कठपुतली थे। अगर उनकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो ये सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन था। किसी आम लोकतंत्र में ये अप्रत्याशित होता, लेकिन पाकिस्तान में अप्रत्याशित शब्द आम दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। आम स्थिति में किसी भी लोकतांत्रिक देश में संस्थाओं के बीच तालमेल होता है, ये एक दूसरे को सुनते हैं, वाजिब बातों पर बैठकर मसले भी सुलझाते हैं, मगर
पाकिस्तान में आखिरी बार ऐसा कब हुआ था? हालिया दिनों में उसका उदाहरण तलाश ही नहीं मिलता। हालांकि इसके उलट उदाहरण बतेरे मिलते हैं। मसलन 19 फरवरी को पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी को ठेंगा दिखा दिया। अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान रजा को मिलने बुलाया था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नए चुनाव की तारीखों पर चर्चा के लिए, लेकिन कमिश्नर ने मुलाकात से मना कर दिया। दोनों प्रांतों में इमरान की पार्टी पीटीआई सरकार चला रही थी। अप्रैल 2022 के बाद से इमरान जल्दी से जल्दी आम चुनाव कराने की मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने कई आज़ादी मार्च भी निकाले, मगर हर बार बीच रास्ते से वापस लौट गए। नवंबर 2022 में इमरान ने रैली से लौटते हुए ऐलान किया कि अब लड़ाई सदन में होगी। आखिरकार जनवरी 2023 में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने सदन को भंग करने की सिफारिश की। राज्यपाल ने सिफारिश पर दस्तखत कर दिए। इस तरह दोनों प्रांतों में कार्यवाहक सरकार अस्तित्व में आ गई। तय नियमों के हिसाब से सदन भंग होने के 90 दिनों के भीतर नया चुनाव कराना होता है और चुनाव के 14 दिनों के अंदर नया मुख्यमंत्री नियुक्त करना होता है। नियम के बावजूद दोनों प्रांतों के गवर्नर साहब कान में रुई डालकर बैठे रहे। जब राज्यपाल ने चुनाव की नई तारीख बताने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, तब पीटीआई ने कोर्ट का रुख किया। उन्होंने पेशावर हाईकोर्ट में याचिका डाली। वहां अभी भी सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने 20 फरवरी तक खैबर के गवर्नर से जवाब मांगा है। ये तो हुई कोर्ट की कार्यवाही। राष्ट्रपति आरिफ अलवी अपने स्तर पर भी कोशिश कर रहे थे। आरिफ अलवी इमरान की पार्टी पीटीआई के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने 8 फरवरी को चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि चुनाव कराने में देरी की कोई वजह नहीं दिख रही है। अगर ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। चुनाव आयोग ने इस चिट्ठी का कोई जवाब ही नहीं दिया। 19 फरवरी को आरिफ अलवी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को मीटिंग के लिए बुलाया है। इस मीटिंग में चुनाव की तारीखों पर बात होनी थी। इस मीटिंग के लिए 20 फरवरी की तारीख तय की गई थी, लेकिन उससे पहले ईसीबी ने अपना जवाब भेज दिया। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि हमें अपने संवैधानिक और कानूनी कर्तव्यों का पता है। इस बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। चूंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए हमारा आपसे मीटिंग करना सही नहीं होगा। ईसीबी के मना करने के बाद एक और बड़ी अपडेट आई। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने दोनों प्रांतों में चुनाव के लिए 9 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। इस संबंध में राष्ट्रपति ने अधिसूचना भी जारी कर दी। इसमें लिखा है कि चुनाव आयोग आगे का कार्यक्रम जल्द से जल्द घोषित करे। राष्ट्रपति का फैसला इलेक्शन कमिश्नर की चिट्ठी के ठीक बाद आया है। आरिफ अलवी ने कहा कि उन्होंने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया है। हालांकि जिस तरह से उन्होंने आदेश सुनाया है, झगड़ा होना तय माना जा रहा है। चुनाव आयोग इसे अपने अहम पर हमले की तरह लेगा। जानकारों का कहना है कि आर्थिक संकट से ग्रस्त पाकिस्तान के लिए इस नए राजनीतिक बवाल से निपटना खासा मुश्किल होने वाला है। पाकिस्तान में पंजाब और खैबर विधानसभा के अलावा नेशनल असेंबली की 33 सीटों के लिए भी चुनाव होना है। आयोग ने नेशनल असेंबली की सीटों पर वोटिंग के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है। उस रोज बुधवार है, यानी वर्किंग डे। पीटीआई का कहना है कि वोटिंग 19 मार्च को कराई जानी चाहिए, वरना लोग वोट डालने नहीं आएंगे। लेकिन चुनाव आयोग उनकी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक दोनों प्रांतों में चुनाव का सवाल है, ईसीपी का तर्क था कि चुनाव कराने के लिए जरूरी पैसे की कमी है। इसके अलावा उसी समय बोर्ड एग्जाम और दूसरी चीजें आ जाएंगी। ऐसे में पूरी सुरक्षा मुहैया कराना मुश्किल होगा। राष्ट्रपति अलवी की घोषणा के बाद पूरी बहस अलग दिशा में ही मुड़ गई है। इसका दूसरा छोर फिलहाल नहीं दिख रहा। इस मामले से जुड़ी अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलती रहेंगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।